हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 कवर कर लिया है यूनिट 1 का, जिसके अंदर हमने सीखा था मीन। तीनों मेथड से तीनों सीरीज में कैसे मीन निकालते थे वो हमने सीख लिया था। अब आज की वीडियो में ना मैं आपको बताने वाली हूँ मीन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जिसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल बहुत ही स्मूथली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि जो एल्जेब्रिक सम होता है फ्रॉम द डेविएशन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर वो मीन से लिया जाए तो उसका सम जीरो होता है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, मान लो उस ऑब्जर्वेशन को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसकी डेविएशन अगर मैं मीन से कैलकुलेट करूंगी, टू कैलकुलेटिंग अ डेविएशन मैं उसमें से मीन माइनस करूंगी, और उन सब का मतलब सारी डेविएशन निकालने के बाद जब मैं उनका सम कर दूंगी तो वो इक्वल्स टू जीरो आएगा। ये बात ये प्रॉपर्टी कहती है। एक बार ना एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज मैं प्रूव करके भी बता दूं। लेट सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है जहाँ पे हमें इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है और यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी है 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मैंने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है ताकि हम जो प्रॉपर्टी 1 है उसको प्रूव कर सकें। अब प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है कि अगर हम ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करके उनका समीशन करें तो वो जीरो आएगा। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए मीन। अब मीन कैसे निकालते थे, क्या फॉर्मूला था? पहली वीडियो आई होप आप सबने देखी होगी तो आपको पता होगा कि मीन कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, जिसके अंदर हमें इन सारी ऑब्जर्वेशन का करना होगा सम। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 20 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी? 5। तो हमारे पास जो मीन आ जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, इतनी चीज हमें पता चल गई। अब हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे, मतलब अब हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे मीन से सारी ऑब्जर्वेशन की। अब देखो, जब हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो हम 2 में से माइनस करेंगे 4, तो हमारे पास क्या आएगा? -2। यहाँ पे -2 हो जाएगा। सिमिलरली 3 में से 4 माइनस करेंगे -1 आएगा। 0, 1 और 2 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। अब प्रॉपर्टी में क्या था कि जब हम इस डेविएशन का सम कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। अब देखो, इनका जब आप सम करोगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर? कैलकुलेट करके देखो, ऑब्वियसली 0 ही आ रहा है। तो मतलब प्रॉपर्टी 1 हमारी जो कहती है वो बिल्कुल सही है। ये प्रूफ मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको प्रॉपर्टी ना याद रहे, कि मैम ने तो एग्जाम्पल देके भी समझाया था, तो आपको प्रॉपर्टी में बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। इसका मतलब क्या है? देखो, हमारी ना दो तरह के मीन होते हैं। एक हमारा एक्चुअल मीन होता है जिसे हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक हमारा है एज्यूम्ड मीन। अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी है तो आपको पता है एज्यूम्ड मीन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें यह कहा है कि जब हम ऑब्जर्वेशन का डेविएशन लेते हैं एक्चुअल मीन से, उसका स्क्वायर करके जब हम समीशन करते हैं, एज कंपेयर टू जब हम ऑब्जर्वेशन का डेविएशन लेते हैं एज्यूम्ड मीन से और उसका स्क्वायर करके समीशन करते हैं, तो मिनिमम वैल्यू इस वाले केस में आती है, इस वाले केस में नहीं आती है। यही चीज ये प्रॉपर्टी कह रही है। अब देखो, इसका भी ना एक बार मैं आपको प्रूफ करके दिखा देती हूँ। आपको प्रूफ आएंगे नहीं करने को, बट हाँ, ये प्रॉपर्टी याद रहने के लिए इसका प्रूफ करके दिखाने की जरूरत है। तो देखो, अब मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ले ली है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब सबसे पहले हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मीन तो होना चाहिए। तो जैसे हम मीन निकालते हैं वैसे ही हम मीन निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से। जब आप इस वाले फॉर्मूले से मीन कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है इसका स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है किसी भी अज्यूम्ड मीन से स्क्वायर। अब अज्यूम्ड मीन में हम कोई सी भी वैल्यू को एज अ मीन कंसीडर कर लेते हैं। मान लो मैंने क्या किया, मैंने 4 को एज अ अज्यूम्ड मीन ले लिया कि 4 मेरा मीन है। एक्चुअल मीन क्या है? 6। तो जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यहाँ आएगा 16। ठीक है, यहाँ आएगा 4, यहाँ 0, देन 4, देन 16। अगर आप एज्यूम्ड मीन से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 4, 0, 4, 16 एंड 36। ठीक है, इतनी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप सबके पास कैलकुलेटर, आप मेरे साथ कैलकुलेट कर रहे हो। अब जब आप इस वाले कॉलम को ऐड करोगे पूरे को तो आपके पास वैल्यू आएगी 40। वहीं जब आप इस वाले कॉलम को ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 60। जैसा कि हमारी प्रॉपर्टी ने कहा था कि मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब आप एक्चुअल मीन से कैलकुलेट करोगे। तो देखो, मिनिमम वैल्यू कब आ रही है? जब हम मीन से कैलकुलेट हो रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी।
ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में इस प्रॉपर्टी पे बेस काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं पहले भी और आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ सकते हैं। तो ध्यान से देखना। देखो, ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, जब आप मीन कैलकुलेट कर रहे हो और वो सारी ऑब्जर्वेशन किसी एक वैल्यू से इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं। मान लो वो कांस्टेंट वैल्यू मैंने ले ली 5 से, मतलब आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी वो सारी 5 से बढ़ गई, तो आपका जो मीन है, आपने जो मीन कैलकुलेट किया है ना, वो भी 5 से बढ़ जाएगा। अगर सारी वैल्यू 5 से डिक्रीज हो जाती है, सब में से 5 माइनस कर दूं, तो आपकी मीन में से भी आपको 5 माइनस करना होगा। ठीक है, एक बार इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन ली हैं। पहले हम इनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी को हमें देखना है तो सबसे पहले हमें मीन देखना पड़ेगा। तो मीन कैसे कैलकुलेट होता है, दैट इज जो अब तक हम फॉर्मूला लगाते आए हैं उसी से हम मीन कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 15। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं इन सारी ऑब्जर्वेशन में 3 ऐड कर देती हूँ, मतलब मैं इन सारी ऑब्जर्वेशन को 3 से इंक्रीज कर देती हूँ, सारी की सारी को। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगी, 8, 13, 18, 23 और 28। ठीक है, अब मैंने सारी ऑब्जर्वेशन को 3 से इंक्रीज कर दिया। अब मैं जब दोबारा इसका मीन कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, देखो 90, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18। हमारी प्रॉपर्टी ने क्या कहा था कि अगर आप सारी वैल्यूज को, सारी ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट से, कांस्टेंट यहाँ क्या है 3, उससे अगर इंक्रीज कर रहे हो तो आपका मीन भी 3 से इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो मीन का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3, मतलब ये बात सही है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना, ये बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है। कई बार क्वेश्चन इस पे बेस आए हैं और आ भी सकता है आपके एग्जाम में। सो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है करेक्टिंग इनकरेक्ट मीन। ये प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ प्रोस्पेक्टिव एग्जाम, तो आप इसको ध्यान रखना। इस पे कई सारे क्वेश्चन आए हैं तो आ भी सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि मान लो आपके पास ना ऑब्जर्वेशंस थी, आप ना ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे ले लेती हूँ, 5, 6, 7, 8, 9, ये ऑब्जर्वेशंस थी। आप क्या कर रहे थे, आप मीन कैलकुलेट कर रहे थे, बट आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था, और आपने क्या किया, ये 7 वाली वैल्यू की जगह आपने 10 लिख लिया और ये 9 वाली वैल्यू की जगह आपने 19 लिख लिया। ठीक है, और आपने मीन कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ तो बहुत कम ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। मान लो आपके पास 250, 700 करके कुछ ऑब्जर्वेशन थी। अब आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आपको ना उसने मीन दे दिया जो आपने गलत मीन कैलकुलेट करा था, और आपको सही वाली ऑब्जर्वेशंस दे दी मतलब 7 और 9, और गलत वाली ऑब्जर्वेशन दे दी मतलब 10 और 19, और उसने बोला कि अब आप जो है करेक्ट मीन को कैलकुलेट करो। तो आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, जो भी आपका मीन होगा ना, मीन की मल्टीप्लाई आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से करनी है, मतलब n से करनी है, जैसे कि यहाँ की गई है। ठीक है, उसके बाद आपको जो इनकरेक्ट वैल्यूज थी, इनकरेक्ट वैल्यू क्या थी 10 और 19, उसको करना है माइनस, जैसे यहाँ किया है, और करेक्ट वाली वैल्यू को कर देना है ऐड, मतलब 7 और 9 को कर देना है ऐड। अब एक ना क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मीन है मार्क ऑफ 100 स्टूडेंट, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 100। क्वेश्चन में पहली मैं डेटा लिख रही हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना पड़े। उनका जो मीन पाया हमने वो 40 था। ठीक है, लेकिन बाद में ये चीज देखी कि जो स्कोर था 53 का, उसको ऐड ना करके आपने उसकी जगह 83 ऐड कर दिया। अब आपको करेक्ट मीन फाइंड करना है। तो हमने क्या सीखा था प्रॉपर्टी 5 में कि हमें पहले कैलकुलेट करना है टोटल, और टोटल कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल कैलकुलेट करने के लिए मीन की मल्टीप्लाई हम n से कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, दैट इज 100 इंटू 40। ठीक है, हमारे पास ये अमाउंट आ गया। अब हमें क्या करना है कि जो गलत वाली वैल्यू है उसको माइनस करना है और सही वाली वैल्यू को ऐड कर देना है। तो हमने क्या करना है, इसमें गलत वाली वैल्यू क्या थी 83, उसको कर देना है माइनस और ऐड कर देना है सही वाली वैल्यू को। ठीक है, तो अब हमारे पास सही टोटल आ जाएगा। सही टोटल हमारे पास कितना आएगा, दैट इज 3970। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, समीशन x अपॉन n करना पड़ता है। समीशन x तो हमारे पास ये है, n हमारे पास 40 है, तो जब हम इस वाली वैल्यू को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट मीन आ जाएगा, करेक्ट मीन वो कितना आ जाएगा, करेक्ट मीन आ जाएगा हमारे पास 39.7। इस तरीके से आपको इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। अब हमारे पास है एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन क्या होता है, देखो
मान लो हमारे पास ना 2 या 2 से ज़्यादा सेट ऑफ डेटा दे रखे हैं, ठीक है, उनके मीन हमारे पास दे रखे हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी दे रखी है। मान लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n1 एंड n2 और मीन है हमारे x1 और x2, ठीक है, x1 बार और x2 बार। अब हमसे बोले कि आपको कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है, कंबाइंड मीन मतलब x बार। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमें कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 और 2 का, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के आपका कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके मीन से और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अब ये फॉर्मूला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि आपको ऑब्जर्वेशन देके कि कंबाइंड मीन बता दो, या फिर कभी कभी क्या होता है कि आपको कंबाइंड मीन तो दिया होता है लेकिन आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि ये x1 बता दो, x1 बार बता दो या x2 बार बता दो, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करना है। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे बिल्कुल पेंसिल से हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, दिख रहा है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद करना है। एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन हमें करके आने हैं। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कंबाइंड मीन, ठीक है, और ये आपका देख सकते हो कि 1978 में आया हुआ है। ये बुक थोड़ी पुरानी है जिसकी हेल्प से मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है बट ये रिपीटेटिवली आया है, ठीक है। पिछले साल भी क्वेश्चन पेपर में आया था, तो ये मत सोचना कि पहले आया था तो अब नहीं आएगा। चलो देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे हमें अर्थमेटिक दीन दे रखा है एक्स और वाई सीरीज का, मतलब हम लिख सकते हैं कि x1 बार हमें दे रखा है 12 और x2 बार हमें दे रखा है 20 और हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी दे रखी है, मतलब n1 हमारा 80 हो जाएगा और n2 हमारा हो जाएगा 60। अब हमें कंबाइंड मीन निकालना है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या था? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला था x बार इज इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2। यही था हमारा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आएगा 80 इंटू 12 प्लस 60 इंटू 20 और अब हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसे डिवाइड कर देंगे 80 प्लस 60। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कंबाइंड में निकल के आएगा 15.43। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेटेड अर्थमेटिक मीन। देखो मैंने आपको पहले बताया था, डेफिनेशन बस बताई थी इसकी कि वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है। इसमें हम ना तब कैलकुलेट करते हैं इसको जब सारी ऑब्जर्वेशन ना इक्वल नहीं होती। कुछ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कुछ लेस इंपॉर्टेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उनको हम वेट असाइन कर देते हैं, ज़्यादा वेट, और जो कम इंपॉर्टेंट होती है उनको कम वेट असाइन कर देते हैं। इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वेट की मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्जर्वेशन से और डिवाइड कर देते हैं टोटल वेट से, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन पेपर में आए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सको। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट ऑब्टेन द फॉलोइंग परसेंट ऑफ मार्क इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट इन अ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। कितने मार्क्स हैं? इंग्लिश में जो मार्क्स आए हैं वो है 46%, ठीक है, स्टार्ट में 67%, कोस्ट अकाउंट्स में 72%, इकोनॉमिक्स में 58% एंड इनकम टैक्स में 53। अब आगे लिखा है इट इज एग्री टू गिव डबल वेट टू मार्क इन इंग्लिश इन स्टार्ट एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि जो इंग्लिश और स्टार्ट के मार्क्स हैं उनको डबल वेट देना है एज कंपेयर टू दूसरे मार्क्स, और फिर हमसे वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने को कहा है। तो चलिए एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिख लिया है, मार्क्स लिख लिए हैं, वेट लिख लिया है हमने। अब हमें क्या निकालना है, हमें वेट की मल्टीप्लाई करनी है ऑब्जर्वेशन से, मतलब एक्स मार्क्स से, ठीक है। तो जब हम 46 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से हमारे पास आएगा 92, 67 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 134, 72 की 1 से करेंगे तो 72, 58 एंड 53। ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी सारी। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इतना कर लिया है, अब हमें क्या करना है कि हमें वेट वाले कॉलम का और WX वाले कॉलम का करना है सम, ठीक है। तो इसका सम हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 409 और वेट का सम करके वैल्यू आएगी 7। अब कैलकुलेटिंग अ वेटेड मीन हमें क्या करना होगा, 409 को डिवाइड करना होगा 7 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 58.43%। क्यों? क्योंकि हमारे जो मार्क्स थे वो परसेंटेज में थे और यही हमारा है वेटेड अर्थमेटिक मीन। इस तरीके से आपको निकालना होता है।